So hello friends, so here we come to day 2 of next 7 pages. So इसमें आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड पहले कुछ पॉइंट्स, देन वी विल बी कमिंग टूवर्ड्स सम ऑफ द डिजीज़ेस एंड जो कि इन्फेक्शन वाली डिजीज़ेज होंगी, एंड देन वी विल बी कमिंग टू द सम न्यूट्रिशन वाला पार्ट. ओके, सो इन 7 पेजेस हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग द इन्फेक्शन असेसमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट सेज आपको जब भी इन्फेक्शन असेस करना है, सो लोकल पॉइंट्स पे आप क्या देख सकते हैं. यू कैन सी हीट, ठीक है, रेडनेस देख सकते हैं, पेन देख सकते हैं, टेंडरनेस देख सकते हैं, स्वेलिंग एंड पॉसिबल ड्रेनेज देख सकते हैं. ड्रेनेज कैन बी ब्लडी, सीरस और पुरुलेंट, ठीक है. एंड एब्सेस देख सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस हो सकता है. एंड सेलुलाइट्स देख सकते हैं विच इज़ इन्वॉल्विंग सेलुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू विल बी सीइंग इन द लोकल एरिया. ओके, जो जिस एरिया पे इन्फेक्शन है यू विल बी सीइंग दीज पॉइंट्स. जैसे वार्मथ होगा, वहाँ पे रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग हो सकता है, ड्रेनेज हो सकता है, इसमें से सीरस, पुरुलेंट, सैंग्विनस, सीरो सैंग्विनस वैसा ड्रेनेज आ सकता है. देन एब्सेस उसमें देखने को मिल सकता है, पस कलेक्शन हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है उस एरिया पे. नेक्स्ट कमिंग टू द सिस्टमिक पॉइंट, जहाँ पे आपको जनरलाइज्ड में क्या देखने के लिए मिलेगा. सो इफ़ इट इज़ इन्वॉल्विंग द सिस्टमिक पार्ट यू विल बी सीइंग फीवर, मलेज एंड वीकनेस इन द पेशेंट, ठीक है. सो जब भी हमारा इन्फेक्शन होता है, जो WBCs होते हैं, नॉर्मली इट इज़ 4000 टू दिस 11,000, ठीक है. तो इसमें 5000 टू 10,000 दिया है MM3. सो उससे ज़्यादा अगर हमारा पॉइंट हो गया, जैसे ये 11,000 से ऊपर इंक्रीज़ हो गया है, सो वी कैन से दैट हमारे जो भी पेशेंट है उसको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है. क्योंकि WBCs जो होते हैं अपना नंबर को इंक्रीज़ कर देते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन टू द पेशेंट, ठीक है. देन नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट ESR, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है दैट नॉर्मली रेंजेस फ्रॉम 15 to 20, ठीक है. जो लेस देन 15 होना चाहिए इन मेल्स एंड लेस देन 20 होना चाहिए इन फीमेल्स, ठीक है. बट इफ़ इट इज़ मोर देन दिस 15 to 20 इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द पेशेंट, ठीक है. तो इन्फ्लेमेशन है, सो यू कैन डिटेक्ट कि पेशेंट को इन्फेक्शन है. एंड WBCs इंक्रीज़ है तो हम इंडिकेट कर सकते हैं उसको कोई इन्फेक्शन है, इंजरी है, ठीक है. देन कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, इट सेज कल्चर ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन या सस्पेक्टेड इन्फेक्शन साइट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है. तो अगर किसी भी में भी पेशेंट में वी आर सस्पेक्टिंग दैट ही और शी इज़ हैविंग दिस इन्फेक्शन, सो हमें उसका एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले वी शुड बी अवेयर कि हम उसे कल्चर मीडिया के लिए ये कल्चर और इसके लिए हम उसके सैंपल को सेंड कर ले बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक थेरेपी. क्योंकि एंटीबायोटिक थेरेपी अगर हमने स्टार्ट कर दी है एंड देन वी आर सेंडिंग द कल्चर, तो वो रिजल्ट ऑल्टर कर सकता है एंड इट विल नॉट गिव अस अ परफेक्ट रीडिंग, ठीक है. सो देयरफॉर वी शुड बी सेंडिंग द कल्चर्स प्रायर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक थेरेपी. देन कमिंग टू द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस. सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हम कब यूज़ करते हैं. सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस सारे पेशेंट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रैटेजी फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है. सो अगर हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज नहीं करना है, सो वी हैव टू मेंटेन दीज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इन आर केयर, ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, ठीक है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस से क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प होता है, ठीक है. एंड इट अप्लाइज टू ब्लड, ऑल बॉडी फ्लूइड्स, सिक्रीशंस, एक्सक्रीशंस एक्सेप्ट स्वेट एंड नॉन इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है. सो हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं. देन कमिंग टू पेशेंट रूम प्लेसमेंट, सबसे पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट एंड देन फाइनली कॉन्टैक्ट पेशेंट. पॉइंट नंबर 12, प्लेस द पेशेंट इन अ प्राइवेट रूम, ठीक है. सो दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. एक होती है जब हमें पता नहीं है कि हमें प्राइवेट रूम देना चाहिए या वी शुड अलाउ द पेशेंट टू शेयर रूम विद अनदर पेशेंट, ठीक है. तो कब हमने शेयर करना है, कब प्राइवेट देना है. प्राइवेट रूम तब देना है हमने पेशेंट को इफ़ द पेशेंट हैज़ सम पुअर हाइजीन हैबिट्स, या वो कंटामिनेट कर देता है एनवायरनमेंट को, या वो असिस्ट नहीं कर सकता इन मेंटेनिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस, ठीक है. जैसे इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गए, या कोई भी ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस पेशेंट है, वो पेशेंट्स अगर हमारे उसमें एडमिट हैं देन वी शुड गिव हिम रूम विच इज़ प्राइवेट, ठीक है. शेयरिंग रूम तब हम देते हैं जब
सेम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेम कॉजेटिव एजेंट है, उस टाइम पे हम शेयरिंग रूम दे सकते हैं. एंड वी शुड कंसिडर द एपिडेमोलॉजी एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म. सेम पॉइंट जो मैंने बोला. देन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, ठीक है. सो एयरबॉर्न के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. फर्स्ट इज यूज विद द पैथोजेंस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न रूट, ठीक है. तो हमें ये एयरबॉर्न प्रिकॉशंस कब लेने हैं, व्हेन द पैथोजन इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द एयरबॉर्न रूट, ठीक है. सो प्राइवेट रूम देते हैं पेशेंट को एंड उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, ठीक है, विद 6 to 12 एयर एक्सचेंजेस पर आवर. रूम को क्लोज रखना है एंड पेशेंट शुड बी इनसाइड द रूम. व्हेनेवर यू आर taking the patient outside, you should make sure that the patient is wearing the mask, ठीक है, so that अदर लोगों को और लोगों को वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सके. देन द पेशेंट कैन शेयर द रूम विद अनदर पेशेंट विद सेम ऑर्गेनिज्म बट नो अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. इफ़ यू आर कीपिंग पेशेंट इन अ प्राइवेट रूम विद एयरबॉर्न इन्फेक्शन, ठीक है, और एयरबॉर्न प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं, सो यू शुड मेक श्योर दैट ही इज शेयरिंग द रूम विद द पर्सन who is infected with the same organism, ठीक है, and no other organism. देन इस में एग्जाम्पल्स आते हैं आपके मीज़ल्स, ट्यूबरकुलोसिस, वेरिसेला का ये चिकन पॉक्स हो गया एंड शिंगल्स, ठीक है. तो इन केस ऑफ टीबी आपने नेगेटिव एयर प्रेशर रूम लेना है, मीज़ल्स में भी सेम लेना है, चिकन पॉक्स में लेना है एंड शिंगल्स में लेना है. एंड यू कैन मेक श्योर कि अगर रूम शेयर हो रहे हैं तो टीबी वाला पेशेंट टीबी के साथ रह रहा है, मीज़ल्स वाला मीज़ल्स के साथ रह रहा है, ठीक है. देन कमिंग टू द ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस. सो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस वो होते हैं जब हम तब लेते हैं व्हेन द डिजीज़ इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, ठीक है. तो इसमें क्या हो सकता है, इट इन्वॉल्व द कॉन्टैक्ट ऑफ कंजंक्टाइवा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज और माउथ एंड हैपन्स ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग और ड्यूरिंग द प्रोसीजर सच एज ब्रोंकोस्कोपी एंड सक्शनिंग, ठीक है. तो सक्शनिंग के टाइम पे, ब्रोंकोस्कोपी के टाइम पे, कफिंग, स्नीजिंग या बोलने के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इफ़ दे आर कॉजिंग इन्फेक्शन दैन वी हैव टू यूज़ दिस ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, ठीक है. सो इसमें हमें वी हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ at least 3 feet between the infected patient and the visitor or other patients, ठीक है. तो 3 feet का distance we have to maintain, ठीक है. then place the mask whenever the patient is being transported. so ये भी एक important point है. Then what are the examples of such diseases? So streptococcus, pharyngitis, then pneumonia, meningitis which is caused by Haemophilus influenza are the example of these droplet infection. Then coming to tuberculosis disease, ठीक है. तो tuberculosis क्या है? It is a disease which is caused by Mycobacterium tuberculi, ठीक है. So इसमें जो हमारा ये bacilli है, ये आपके ब्रोंकाई में जाता है, मल्टीप्लाई करता है, वहाँ पे कॉलोनीज बनाता है, देन न्यूमोनाइटिस कॉज करता है और ये आपके मतलब आपके सिस्टम को पूरा ख़राब कर देता है, ठीक है. सो आई हैव ऑल्सो मेड द वीडियो रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस इन डिटेल, यू कैन सी दैट. देन इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं. सो इसको ट्यूबरकुलोसिस के बहुत अलग अलग नाम भी हैं, कोच डिजीज़, गॉन्स डिजीज़, ठीक है. देन इसका पुअरमैन डिजीज़, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, दीज आर प्रोग्रेसिव फटीग, anorexia, nausea, weight loss, irregular menses, low grade afternoon fever over a period of time and night sweats, ठीक है. these are some common signs and symptoms you all know. देन इसका जो कफ होता है वो उसमें जो कफ होता है इट इज़ म्यूकोपुरुलेंट स्पूटम, स्पूटम भी आता है, ठीक है. सो हम जो इसका स्पूटम है वी यूज़ दैट फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, ठीक है. सो इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है एंड एक दिस स्पूटम कल्चर होता है, एक ट्यूबरकुलेंट टेस्ट भी होता है. सो कमिंग टू मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है. मॉन्टॉक्स टेस्ट को हम PPD टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है. सो मॉन्टॉक्स बोलो या ट्यूबरकुलेंट टेस्ट बोलो सेम है, ठीक है. सो दिस ट्यूबरकुलेंट टेस्ट, अगर क्वेश्चन आया कि इंसिडेंस के लिए हम क्या चेक करते हैं, सो इंसिडेंस इज द न्यू केसेस, ठीक है. तो न्यू केसेस डिटेक्ट करने के लिए वी यूज़ दिस ट्यूबरकुलेंट टेस्ट और मॉन्टॉक्स टेस्ट जिसमें PPD होता है, ठीक है. देन कमिंग टू स्पूटम स्मीयर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है. सो जो स्पूटम स्मीयर है वो मोस्ट रिलायबल है एंड स्पूटम कल्चर हम करते हैं व्हेन वी हैव टू डिटेक्ट द प्रिवलेंस, ठीक है. प्रिवलेंस में न्यू एंड ओल्ड केसेस बोथ आ जाते हैं, तो स्पूटम हमारा प्रिवलेंस में आ जाएगा एंड मॉन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलेंट टेस्ट वी कैन से इट विल बी कमिंग इन द इंसिडेंस पार्ट, ठीक है. एंड चेस्ट एक्सरे रूटीनली करते हैं on this patient who are positive PPD to detect old and new lesions, ठीक है. then TB skin testing,
सो स्किन टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी आर गिविंग दिस PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन, ठीक है, डेरिवेटिव इन द फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म में इसको देते हैं. So how this test is done? Intradermally in the inner aspect of your forearm, PPD is injected, ठीक है, PPD का 0.1 ml is injected and after 48 to 72 hours उसका जो इंड्यूरेशन है उसका मेजर किया जाता है and that tells you about the this testing कि आपको TB है या नहीं है. So there are various measures जिसमें कि सबसे पहला होता है more than और इक्वल टू 15 mm, ठीक है. सो जो पर्सनस हैं जिसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है विद विच वॉज एसोसिएटेड विद TB, ठीक है, ना उनके आसपास कोई है, ना ही वॉज फ्रॉम पुअर फैमिली, ना वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम था, ना कोई ऐसा रिस्क फैक्टर था उसके आसपास. सो अगर उसमें 15 mm या उससे ज़्यादा साइज़ है देन ही इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है. देन नेक्स्ट पैरामीटर इज़ 10 mm और मोर देन 10 mm, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, जिसका रीसेंट अराइवल है फ्रॉम हाई प्रिवलेंस कंट्रीज, जैसे बहुत बाहर देश से आया, वहाँ पे TB बहुत ज़्यादा है एंड देन ही इज़ हैविंग दिस 10 mm का इंड्योरेंस, देन दैट मीन्स कि उसके पास उसका TB होने का चांस है. इफ़ ही इज़ अ IV ड्रग यूज़र, ठीक है, अगर कोई लैब पर्सनल है, दिस लैब में काम करता है, सो उसको भी चांसेस हो जाता है. देन चिल्ड्रन अंडर 4 years ऑफ एज एंड इन्फेंट्स, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है. सो 10 mm का इंड्यूरेशन उनमें पॉजिटिव माना जाता है. एंड इन केस कि 5 mm से 5 mm, ठीक है, 5 mm जब हम लेंगे तो वो हम पॉजिटिव लेंगे इन केस ऑफ पेशेंट्स हु आर हैविंग एड्स, ठीक है, या ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, या जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है. सो दीज पेशेंट्स आर कंसिडर्ड पॉजिटिव इफ़ द इंड्यूरेशन इज़ ऑफ 5 mm ऑल्सो, ठीक है. देन कमिंग टू हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस जो है हमारा दैट इज़ अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ लिवर रिजल्टिंग इन सेल डैमेज फ्रॉम सेल लिवर सेल डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस, ठीक है. तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, लिवर का जो सेल्स होता है उसके डीजनरेशन हो जाती है एंड देन नेक्रोसिस हो जाता है. देन साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस को इक्टरस भी बोलते हैं, येलो स्क्लेरा होगा, क्ले कलर्ड स्टूल आएगा आपका, टी कलर्ड यूरिन आएगा, एनोरेक्सिया होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा जहाँ पे लिवर होता है हमारा, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में. एंड व्हाट विल यू टीच द पेशेंट, यू विल टीच द पेशेंट फॉर बेड रेस्ट फॉर द सिवियर सिम्टम्स, ठीक है. देन अवॉइड अल्कोहल, पोटेंशियल हेपेटोटॉक्सिक, प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर मेडिसिन पर्टिकुलरली एस्पिरिन, टाइनॉल एंड सेडेटिव्स, ठीक है. तो ये सब अवॉइड करने होते हैं टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फर्दर डैमेज, ठीक है. सो हाँ, और कोई भी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस है सो ही विल बी नॉट डोनेटिंग द ब्लड ऑल्सो, ठीक है. सो ब्लड डोनेट करने से पहले वी डू सम टेस्ट, उसमें भी हम इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं उनको रूल आउट कर लेते हैं. इफ़ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेस तो उसको ब्लड डोनेट नहीं करने देते हैं, ठीक है. देन हमें पता होना चाहिए ABCDE कैसे कैसे होता है, ठीक है. सो कमिंग टू द दीज थिंग्स, ठीक है. सो जो हेप A और E है, ठीक है, दीज टू आर एट द एंड्स, ठीक है. सो रिमेंबर दिस, A एंड E, ए स्टार्टिंग है, ई एंडिंग है, तो फीको ओरल रूट, ठीक है. फीको ओरल रूट में क्या होता है, ओरल रूट हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है एंड फीकल रूट इज द एंडिंग पॉइंट. सो ए एंड ई बोथ विल बी फ्रॉम फीको ओरल रूट्स, ठीक है. जो बी है, रिमेंबर बी फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स से होता है. देन बर्थ, ठीक है, मतलब जब बेबी का बर्थ होता है देन हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफ़र होने का चांस ज़्यादा होता है. एंड नेक्स्ट इज़ अनदर पॉइंट अबाउट हेपेटाइटिस बी इज़ इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA, बाकी सब में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बस इसमें एक डबल स्ट्रैंडेड होता है. देन कमिंग टू सी में क्या होता है, इफ़ द पेशेंट रिसीव्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है. जो अगर जो सी वाला होता है मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर वो सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं, शेयर्ड सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, शेयर्ड नीडल्स यूज़ कर रहे हैं, देन द चांसेस ऑफ हेप सी इज़ मोस्ट, ठीक है. एंड कमिंग टू हेपेटाइटिस डी होने के लिए बी का ज़रूरी है, ठीक है. बी और डी दोनों लगभग सेम है फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स ऑल्सो, ठीक है. Then coming to next disease, it is the Lyme disease. So Lyme disease is a multi-system infection which is transmitted to human by tick bite and most common in summer months, ठीक है. तो ये tick bite से होता है and multi-system infection होता है, ठीक है. अलग अलग symptoms इसमें involved होते हैं. There are 3 stages which you can see here. तो stage 1 में क्या होता है, जो stage 1 है
उसमें रैशेस वगैरह निकलेंगे, पैप्यूल्स होंगे, ठीक है। एंड 2 to 30 डेज़ के अंदर अंदर ये सब चीज़ होंगी, ठीक है। कंसेंट्रिक रिंग्स विल डेवलप एंड सजेस्टिंग बुलसाई लीजन विच एनलार्जेस वेरी क्विकली। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 2, जो कि हमारा 7 to 10 डेज़ तक लास्ट करता है एंड विद इन 1 to several months ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो अलग सिम्टम्स आएगा दैट विल बी मलेज, फीवर, हेडेक, माइल्जिया, अर्थरेल्जिया एंड कंजंक्टिविटिस, ठीक है। देन कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है एंड बेल्स पाल्सी भी देखने को मिलता है विच इज़ देयर इन द स्टेज 3। तो बेल्स पाल्सी क्या होता है, हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 7 दैट इज़ द फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व की डैमेज की वजह से हमें बेल्स पाल्सी हो जाता है एंड इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। देन coming to 61 point, it says arthralgia, enlarged and inflamed joints occur within 1 to several month after the initial infection, ठीक है। तो हमने भी डिस्कस किया कि स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में। स्टेज 1 में हमारा मैक्सिमम क्या होगा, ये पैप्यूल्स और ये रैशेस वगैरह होंगे। स्टेज 2 में हमारा फीवर, मलेज, हेडेक, ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा एंड एज द डिजीज़ प्रोग्रेसेस टू स्टेज 3 उसमें बेल्स पाल्सी, न्यूरोलॉजिकल वगैरह सब सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाएगा आपको। देन इट मे परसिस्ट फॉर सेवरल ईयर्स, सो द पेशेंट टीचिंग आपको देनी चाहिए कि पेशेंट कोई भी अगर कभी भी एरिया में जा रहा है, जैसे जंगल वाले एरिया में, सो दे शुड कवर द एक्सपोज्ड एरियाज, ठीक है। चेक द एक्सपोज्ड एरियाज फॉर प्रेजेंस ऑफ टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू एड्स। एड्स क्या है, हमको एड्स पता है, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेलुलर इम्यून फंक्शन बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है एंड पेशेंट इतना इम्यून डिफिशिएंट हो जाता है कि उसको अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है, ठीक है। सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में मोस्ट कॉमन हमारा टीबी है, ठीक है। देन न्यूमोसिस्टाइटिस है विच इज़ कॉज्ड बाय केराइनी, निमोनिया, कैंडिडा एल्बिकैंस, साइटोमेगेलोवायरस, ठीक है, और एंटेरिक पैथोजेंस, मेलिग्नेंसी, कापोसी सार्कोमा देखने के लिए मिलता है। सो व्हाट आर द स्पेशल नर्सिंग कंसिडरेशंस, दीज आर सम थिंग्स। सो सबसे पहले तो मॉनिटर करना है हमें HIV पॉजिटिव पेशेंट को, कैसे, प्रेजेंस ऑफ HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो उसमें होगा उसको चेक करना है ब्लड में, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हमारा CD4 सेल जो होता है, जो हमारे 2 सेल्स होते हैं, CD4 एंड CD8 आर द किलर सेल्स एंड CD4 सेल्स हमारे जो हेल्पर सेल हैं। तो जो हेल्पर सेल्स हैं वो उनका काउंट्स विल बी बिलो 200, ठीक है। तो 200 से कम होने से मतलब एड्स है, ठीक है। देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में मैंने आपको बताया TB है, देन न्यूमोसिस्टाइटिस है विच इज़ कॉज्ड बाय कराइनी, निमोनिया, एल्बिकैंस, स्टोमेटाइटिस एंड इसोफेजाइटिस भी है। देन इसके जो टेस्ट हैं दे आर एलाइसा एंड इट इज़, जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है दैट इज़ वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे, ठीक है। एंड इन केस यू आर डूइंग CBC, तो CBC में ल्यूकोपीनिया दिखेगा, लिम्फोपीनिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर डिजीज दैट इज़ क्लेमाइडिया। सो क्लेमाइडिया इज़ कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, मेन का भी विमेन का भी, दोनों का डिजीज़ है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में, यूरेथ्रा में होता है एंड इट कैन डेवलप इन PID में ये डिजीज़ हो जाता है, ठीक है, क्लैमाइडिया ट्रोकोमैटिस। सो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 5 to 10 days और लॉन्गर, ठीक। एंड इसमें स्पेशल नर्सिंग कंसिडरेशन जो होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है फॉर द डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना और यूरेथ्रा। तो इसमें हमारा जो डिस्चार्ज होता है दैट इज़ ग्रीनिश येलोइश कलर, ठीक है। असेस फॉर बर्निंग, ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो सकता है पेशेंट को, ब्लीडिंग हो सकती है एंड पेन हो सकता है विद कोइटस। Then we have to monitor the this chlamydiazyme enzyme immunoassay टेस्ट और माइक्रोटेक डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट हैं जो हमें इसमें क्लेमाइडिया में करने होते हैं एंड इट इज़ ट्रीटेड विद डॉक्सीसाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन डज नॉट ट्रीट दिस क्लेमाइडिया। सो दिस क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस में एक चीज़ क्या होता है, इफ़ द मदर इज़ इन्फेक्टेड विद दिस एंड उसका बेबी इज़ अबाउट टू डिलीवर, सो उसमें बेबी में भी ये चांसेस होते हैं होने के। सो बेबी में हम एरिथ्रोमाइसिन का ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू सिफिलिस। सिफिलिस किसकी वजह से होता है, सो इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडियम।
सो ये डिजीज़ हमारा ट्रैपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है एंड इट इज़ द ट्रांसमिशन बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये भी फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता है एंड इसमें लीजन्स मिलते हैं, ठीक है। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट थिंग है, इसमें फर्स्ट साइन होता है ओपन कैंकर इन द जेनिटेलिया, ठीक है। ओपन कैंकर इज़ लाइक ओपन अल्सर टाइप होता है, ठीक है, जहाँ से हमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री पॉइंट होती है ना, दैट इज़ द ओपन कैंकर इन द जेनिटेलिया, इसमें फर्स्ट साइन देखने के लिए मिलता है। सो इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेज है दैट इज़ मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज एंड इट इज़ मार्क्ड बाय एन अपीयरेंस ऑफ कैंकर्स, अल्सरेटिव लीजन्स एंड विच आर यूजुअली पेनलेस, ठीक है। तो स्टेज 1 मोस्ट इन्फेक्शियस है, इसमें कैंकर्स देखने को मिलेगा, अल्सरेटिव लीजन्स देखने के लिए मिलेगा एंड यू कैन इट इज़ यूजुअली पेनलेस। कमिंग टू द सेकेंडरी स्टेज, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस स्टेज, जिसमें कि जो लीजन्स होते हैं वो कहीं पे भी स्किन में मिल सकते हैं। एंड टर्चरी स्टेज में क्या होता है, जो स्पाइरोकीट्स हैं दीज ट्रेपोनिमा पैलिडम, वो इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं विच कॉजेज द परमानेंट डैमेज टू द ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज मोस्ट इन्फेक्शियस, इसमें कैंकर्स, अल्सर्स देखने के लिए मिलेगा एंड पेनलेस होता है। सेकेंडरी स्टेज में हाईली इन्फेक्शियस है, इसमें लीजन्स ऑल कहीं पे भी किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में देखने के लिए मिल सकता है। एंड देन टर्चरी स्टेज में क्या होता है, दीज स्पाइरोकीट्स विल एंटर इनटू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड विल डैमेज योर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। सो इसमें स्पेशल नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या क्या होती हैं, हमें पेशेंट को अदर सिम्टम्स के लिए भी असेस करना है, जैसे मेनिंजाइटिस, लोकोमोटर अटैक्सिया, प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियोरेशन लीडिंग टू इंसैनिटी, ठीक है। अदर सिम्टम्स के लिए भी करना है इफ़ द दिस टर्चरी थिंग हैज़ कम, ठीक है। देन असेस फॉर कार्डियोवास्कुलर डैमेज टू अयोटा एंड अयोटिक वाल्व, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हैं, सीरम टेस्ट करने हैं सिफिलिस के एंड ट्रीटमेंट है इसका प्रोकेन पेनिसिलिन जी, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू गोनोरिया, गोनोरिया किससे कॉज होता है, सो इट इज़ कॉज बाय नेजेरी गोनोरी, ठीक है। एंड इन्फ्लेमेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ट्रांसमिशन इज ऑलमोस्ट बाय कम्प्लीटली बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सो जो अभी तक हमने 3 डिजीजेस पढ़ी हैं, दे आर मोस्टली कॉज बाय दीज सेक्शुअल इंटरकोर्स ओनली, ठीक है। सो इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है, इसमें पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेल्विक पेन होगा एंड फीवर एंड एपिडेडाइमेटिस होगा, ठीक है। एंड फीमेल्स में जो होगा हमारा साइन एंड सिम्टम्स जो देखने के लिए मिलेगा, इट विल बी वजाइनल डिस्चार्ज, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी एंड पेन विल बी सीन हियर, ओके। और जो इसमें हमारा जो वजाइनल डिस्चार्ज है दैट विल बी ग्रीनिश येलोइश कलर, ठीक है। एंड जो ऊपर क्लेमाइडिया में था, सॉरी मैंने उसमें ग्रीन बोल दिया था, उसमें क्लेमाइडिया में हमारा जो डिस्चार्ज होता है दैट इज़ येलो इन कलर एंड क्लाउडी अपीयरेंस होता है उसका, ठीक है। सो जो दिस गोनोरिया में क्या होता है, PID कॉज कर सकता है इन फीमेल विच कैन अल्टीमेटली लीड टू स्टेरिलिटी एंड दिस इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड टू द बेबीज आइज एंड कैन कॉज ब्लाइंडनेस। तो इसमें प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन जो होता है दैट इज़ 1% सिल्वर नाइट्रेट and it is not commonly used but it is given to newborns, ठीक है। So 1% silver nitrate it is given commonly to the newborns. Then important to treat the sexual partners as the patient have chances to get reinfected. Then coming to next, it is the herpes simplex virus. सो जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है वो हमारा नाम ही इसका है, इसका HSV वायरस से ही होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वजाइनल सर्विक्स एंड पेनिस को मोस्ट कॉमनली ये इफेक्ट करता है। पेनफुल होता है एंड समटाइम्स इसमें क्या होता है, वेसिकल्स से ड्रेनिंग निकलती हैं, ठीक है, ड्रेन्स होती हैं। देन वायरस में बी लीथल टू फीटस एंड इफ़ इनोकुलेटेड ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी। सो जो अगर बेबी के पास ये इन्फेक्शन चला जाता है, सो देयर इज़ चांसेस ऑफ द फीटल डेथ, ठीक है। देन डिलीवरी, देयरफॉर इसमें डिलीवरी जो होती है दैट इज़ डन C सेक्शन के थ्रू, ठीक है, ताकि उसके वजह से बेबी के पास इन्फेक्शन ना आए, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या है, आपको प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं वाइल डूइंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, आइसोलेशन प्रिकॉशंस करने हैं ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन इफ़ द पेशेंट इज़ एक्टिव इन द डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेनरल वार्ड्स, ठीक है। वेनरल वार्ड्स में क्या होता है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है एंड इट अफेक्ट्स द सर्विक्स, यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम एंड एनस, ठीक है। वार्ड्स में क्या होता है,
एक्सपोजर 1 to 2 मंथ्स बिफोर हो जाएगा, बट जो साइन एंड सिम्टम है वो 1-2 महीने के बाद आता है, ठीक है. सो सिम्टम्स विल बी अपियरिंग आफ्टर 1 to 2 मंथ ऑफ एक्सपोजर एंड इट इज़ transmitted due to this intimate sexual contact only. So what are the special nursing intervention which you have to keep in mind? These are: teach the patient that there is no cure for HPV and the key is to prevent it, ठीक है. जैसे अदर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, वैसे ही हम इसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है. सो इफ़ द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस HPV, सो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू सजेस्ट पैप टेस्ट एवरी ईयर ड्यू टू द इंक्रीज कैंसर रिस्क, ठीक है. तो जिसको HPV ये है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वाला इन्फेक्शन है, दैट इज़ द वेनरल वार्ड्स, तो उसको दिस कैंसर होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है. देयरफॉर वी हैव टू सजेस्ट द पेशेंट फॉर पैप टेस्ट, ठीक है. तो सर्वाइकल कैंसर होने का चांस उसमें ज़्यादा होता है. सो हियर वी कम टू पेज नंबर 12 एंड इसमें है न्यूट्रिशन के बारे में. सो न्यूट्रिशन में जो होता है दैट इज़ इसमें है, फर्स्ट पॉइंट इज़ 1 ग्राम प्रोटीन कंटेन्स 4 कैलोरीज, ठीक है. सो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है. सिमिलरली जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, तो प्रोटीन में भी हमारा 4 ग्राम्स होता है, और प्रोटीन में 4 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम्स मिलता है, 4 कैलोरीज मिलता है, सॉरी. एंड टॉकिंग अबाउट फैट्स यू गेट 9 कैलोरीज, ठीक है. तो 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, बोथ में हमें 4 कैलोरीज मिलेगा. एंड इफ़ यू आर कंज्यूमिंग 1 ग्राम ऑफ फैट्स यू विल गेट 4 कैलोरीज, ठीक है. तो 4 4 9 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड दिस फैट्स, ठीक है. देन जो प्रोसेस्ड एंड कैंड फूड है उसमें यूजुअली क्या होता है? हाई सोडियम होता है. क्यों? क्योंकि जो कैंड फूड होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए उसमें सॉल्ट डाला जाता है, देयरफॉर उसमें सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है. फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उनमें लो होता है सोडियम का कंटेंट. क्लियर लिक्विड अगर आप बोल रहे हैं किसी भी पेशेंट को लेने के लिए, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्लियर लिक्विड में होता है जिसमें से हम आर पार देख सकें. सो ऑरेंज जूस जो है वो क्लियर लिक्विड में नहीं आता है. क्लियर लिक्विड में आएगा जेलेटिन, ब्रॉथ, वेजिटेबल ब्रॉथ हो गया, या हमारा एप्पल जूस हो गया, क्रैनबेरी जूस हो गया, या टी. दीज आर सम क्लियर लिक्विड, ठीक है. देन लो रेजिड्यू डाइट, ठीक है. लो रेजिड्यू डाइट में क्या होता है? इट इज़ ऑर्डर्ड टू रिड्यूस फाइबर फॉर पेशेंट विद क्रॉन्स डिजीज. इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉन डिजीज, ठीक है. क्रॉन डिजीज़ क्या होता है? अल्सर्स होते हैं हमारे इन द दिस कोलन, ठीक है. तो वहाँ पे अवॉइड करना है दिस हाई फाइबर डाइट, ठीक है. देन कोलन और रेक्टल सर्जरी, इसोफेजाइटिस है या डायरिया है, सो उस टाइम पे हम दिस लो रेजिड्यू डाइट देते हैं पेशेंट को, ठीक है. और इसके एग्जांपल्स क्लियर फ्लूइड हो गया, फैट्स, एग्स, पील्ड वाइट पोटैटोज एंड मिल्क शुड बी अवॉइडेड इन दिस लो रेजिड्यू डाइट, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू हाई फाइबर डाइट. तो हाई फाइबर डाइट क्यों देते हैं? इट इज़ ऑर्डर टू प्रोवाइड बल्क इन स्टूल एंड ब्रिंग वाटर इनटू द कोलन फॉर पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन एंड डायवर्टिकुलस, ठीक है. अगर किसी भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या डायवर्टिकुलाइटिस है, सो वी विल बी आस्किंग हिम टू टेक हाई फाइबर डाइट, ठीक है. हाई फाइबर डाइट में क्या होता है? रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ठीक है. देन सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट. सोडियम किस में रेस्ट्रिक्ट होता है? सो इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड विद पेशेंट्स जिनमें किडनी डिसऑर्डर है, जिनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, या जिनमें हाइपरटेंशन है, ताकि उनका जो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें, एंड दस इट विल हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर. सो फूड्स जिनमें जैसे कैंड फूड है उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम लेवल होता है, हमें वो नहीं देना है. टेबल सॉल्ट्स अवॉइड करना है. मोस्ट प्रिपेयर्ड सीजनिंग आर नॉट लेबल्ड ऑन लो सोडियम, ठीक है. सो हमें क्या करना है? ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. लेस सॉल्ट, ये सब कुछ उसे पेशेंट को देना है. सो अगेन दिस पॉइंट इज कमिंग, कैंड सूप जो होता है उसमें हाई सोडियम होता है, सो देयरफॉर इट शुड बी अवॉइडेड बाय पीपल ऑन लो सोडियम डाइट, ठीक है. तो जो कैंड सूप होता है उसमें देखो 1000 mg ऑफ सोडियम पर सर्विंग. एक सूप बाउल लेने से यू विल बी गेटिंग 1000 mg ऑफ सोडियम. सो देयरफॉर इट इज़ अवॉइडेड इन पेशेंट्स एज मेंशन्ड अबव, ठीक है. किडनी वाला डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर है या हाइपरटेंशन है, पेशेंट विल बी अवॉइडिंग दिस हाई सोडियम डाइट, ठीक है. देन विटामिन के डेफिशिएंसी में अफेक्ट ब्लड कोगुलेशन, ठीक है. अगर विटामिन के नहीं है तो इट विल बी अफेक्टिंग योर ब्लड कोगुलेशन. ग्लूटेन फ्री डाइट
ठीक है। और विटामिन के क्या होता है हमारा ब्लड कोगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड ग्लूटेन फ्री, हाँ, विटामिन के इंजेक्शन जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे हम देते हैं, एंड हम उस टाइम पे कितना देते हैं, वी गिव 1 mg, ठीक है, टू द बेबी, एंड अगर वो प्री टर्म है तो 0.5 mg देते हैं, ठीक है। देन ग्लूटेन फ्री डाइट इज़ ऑर्डर्ड फॉर द पेशेंट्स विद मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम सच एज सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ वाले में ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। और ग्लूटेन वाला जो डाइट होता है वो होता है जैसे वीट हो गया, रए हो गया, एंड बाजरा, ये सब कुछ में ग्लूटेन होता है। सो अगर ग्लूटेन फ्री डाइट लेने के लिए बोल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आस्क द क्लाइंट टू टेक राइस, ठीक है। राइस में ग्लूटेन नहीं होता इतना। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं दे आर हाई इन विटामिन के विच इज़ एंटागोनिस्टिक टू कोमेडिन, ठीक है। कोमेडिन क्या है हमारा, वारफेरिन, तो वारफेरिन के उल्टा हमारा कोमेडिन दिस विटामिन के होता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं हमारा विटामिन के में रिच होते हैं। एंड ग्रीन वेजिटेबल के एग्जाम्पल्स केल, स्पिनच, ठीक है, आप सबको पता है। देन अगर हमें पोटेशियम रिच डाइट बोलते हैं तो पोटेशियम रिच में हमेशा हमारे माइंड में बनाना आता है। सो बनाना के अलावा भी जैसे बेक्ड पोटैटो, ठीक है, एवोकाडो, कैंटलूप मतलब खरबूजा, ठीक है, टमाटोज, ऑरेंज जूस, ये सब दीज आर हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम। एंड नेक्स्ट कमिंग टू cholesterol level of 200 mg per dl is associated with increased risk of coronary artery disease. सो अगर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg पर DL से ज़्यादा है, ठीक है, सो उसमें CAD होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। सो 200 mg पर DL से कम ही होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। और हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, चीज़, एग्स, ठीक है, ऑर्गन मीट, सार्डीन्स इन ऑयल, बीन्स, लेंटिल्स, हाई प्रोटीन डाइट शुड बी अवॉइडेड बाय अ पेशेंट विद गाउट, ठीक है। तो गाउट में यूरिक एसिड की वजह से गाउट होता है। सो ये सब प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन की वजह से हमारा यूरिक एसिड में टूटता है, ठीक है। सो दीज शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद गाउट। देन द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन इज इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। सो किडनी स्टोन्स को अगर आपको अवॉइड करना है तो हाई इंटेक करना है आपको वाटर का, फ्लूइड्स का, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्टोन, जैसे अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स है, यू शुड अवॉइड द हाई कैल्शियम डाइट ऑल्सो, ठीक है। सो जो पेशेंट्स इमोबलाइज्ड होते हैं उनमें हाई रिस्क होता है ऑफ दिस किडनी स्टोन का फॉर्मेशन का, ठीक है। सो देयर आर 12 अमीनो एसिड्स विच द लिवर इज एबल टू सिंथेसाइज। तो जो 12 अमीनो एसिड्स हैं जो लिवर सिंथेसाइज करता है, दीज आर कॉल्ड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो 8 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनको लिवर सिंथेसाइज नहीं कर सकता, दे आर नोन एज द असेंशियल अमीनो एसिड, एंड दीज आर रिक्वायर्ड इन द डाइट सिंस योर लिवर कैन नॉट सिंथेसाइज इट। Then next coming to vitamin B12 is found only in animal food. तो विटामिन B12 सिर्फ एनिमल फूड में मिलता है। एंड इन केस किसी भी पेशेंट को गैस्ट्रेक्टोमी हो गया, ठीक है, मतलब उसका स्टमक को हटा दिया गया है, द पेशेंट विल हैव टू रिसीव विटामिन B12 इंजेक्शंस पीरियोडिकली। तो उस पेशेंट को विटामिन B12 पीरियोडिकली देते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन B12 है उसका सिंथेसिस आपका इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है, जो कि आपके स्टमक में होता है, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है दैट इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। देन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस जिनको विटामिन B12 लेना चाहिए, उनमें डाइट्स होनी चाहिए फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया में आपका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ विटामिन B12 इंजेक्शन फॉर लाइफ टाइम। विटामिन D है एक ऐसा न्यूट्रिएंट विच मे बी ऑफ कंसर्न फॉर एल्डरली पेशेंट्स इन लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़। और विटामिन D अगर कम हो गया है इन ओल्डर क्लाइंट्स, ठीक है, तो उनमें क्या हो सकता है, आपका ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ये सब कुछ देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है आपका, जिनको मिल्क नहीं पसंद है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनके लिए गुड सोर्स ऑफ ये मिल्क कैल्शियम है, ठीक है। लो कैल्शियम डाइट उन पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब होती है जिनमें रीनल कैल्कुलाई ज़्यादा होने का चांसेस होता है, जस्ट लाइक द इमोबलाइज्ड पेशेंट, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ फ्यूल टू मीट द बॉडीज एनर्जी डिमांड ड्यूरिंग ब्रीफ पीरियड्स
ऑफ स्टारवेशन इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म करेगी, देन फैट्स को, एंड देन द बॉडी विल एंड अप बाय ईटिंग द प्रोटीन्स, ठीक है। देन क्लाइंट्स जिनको MAOIs मिल रहा है, दैट इज़ द मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मिल रहे हैं, दैट इज़ गिवन इन दिस साइकेट्री में जो मेडिसिन होती हैं उनमें होता है। तो उनमें दे who also consume foods high in tyramine may experience a hypertensive crisis and that could be fatal, ठीक है। तो जो MAOI वाले पेशेंट है उनको टायरामीन डाइट नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने का चांसेस होता है। सो हियर वी कम टू द 14th पेज, बट इसका हम 15th का भी एक पॉइंट पढ़ लेंगे क्योंकि टायरामीन वाला इसमें कंटिन्यू है। So food high in tyramine include avocados, figs, overripe banana, fermented aged meats, sausages, ठीक है, पेपरोनी, सैलमी, चीज़ एंड फूड कंटेनिंग ईस्ट इंक्लूडिंग बियर एंड वाइन एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। तो टायरामीन वाला फूड उस पेशेंट को नहीं देना है जिसको दिस MAOI चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने का चांसेस होता है एंड दैट कुड बी फैटल फॉर द पेशेंट। So here we come up to the end of this video and we have studied the another 7 pages. I hope आप लोगों ने पहला 7 pages भी complete किया होगा and today you will be completing the another 7 pages. So thank you so much and please do like and subscribe the channel. और ये वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं और रात को लेटे लेटे कान में ईयरफोन डाल के इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।